हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू एलसी क्लासेस। हम एएमयू जेएमआई में 6, 9th और 11th की प्रिपरेशन के लिए मैथ और साइंस स्ट्रीम की प्रिपरेशन कर देते हैं। आज हम क्लास 10th लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। हमारे 5 जो पिछले लेक्चर्स हैं वो हमारी वेबसाइट alcclasses.com पर अवेलेबल हैं। हमारे पेड बैचेस में मिल जाएंगे आपको। बाकी आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 11th के लिए जो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं मैथ्स के, उनके लिए लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक, अभी हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या कवर कर लिया था, एक बार उसे रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज द पॉलिनोमियल, ये पढ़ा था। डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, ये पढ़ लिया था। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब क्या होते हैं ये हमने कल पढ़ लिया था। एंड उसके बाद वैल्यू पढ़ी थी हमने कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है x+2, हमने लिखा कोई भी पॉलिनोमियल 2x+3। तो किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट अ पॉइंट k, मैंने कहा कि ये पॉलिनोमियल हमने माना p ऑफ x और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है किस चीज़ पे, k पे। k कोई भी पॉइंट हो सकता है, हमने माना k की वैल्यू 2। तो अगर k की वैल्यू 2 है तो हम बता सकते हैं कि k की वैल्यू 2 मतलब, देखो k का मतलब हो गया पॉइंट, तो हम ये k की वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम लिखते हैं इसे x=2। इसका मतलब हुआ जो 2 है वो k, यहाँ पे जो हमारा k लिखा है k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू एक पॉइंट पे कैसे फाइंड की जा सकती है वो हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। डिग्री और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बाद टर्म क्या होती है पॉलिनोमियल में, तो मैंने बताया था टर्म होती है सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, ये सब हमारी टर्म होती है। उसके बाद पढ़ा था कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता है किसी भी वेरिएबल का मल्टीपल, जैसे कोई वेरिएबल है 2, यहाँ पे वेरिएबल टर्म क्या है 2x, तो x का जो मल्टीपल है 2, ये हो जाएगा हमारा कोएफिशिएंट्स। टर्म हमने पढ़ ली। उसके बाद था कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, सब हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर की तरफ, हम क्लास 10th का जो चैप्टर है उसकी तरफ पढ़ेंगे। बाकी कल जो इसका बेसिक था, इसमें जो डेफिनेशंस यूज हो रही थी वो हमने कल पढ़ ली थी। तो अब अगर आपको पिछला लेक्चर देखना है तो आप हमारी वेबसाइट alcclasses.com पर जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ हमारे पेड बैच में आपको लेक्चर अवेलेबल रहेगा। बढ़ते हैं अपने इधर। अब हमने कल जो पढ़ लिया था वैल्यू वगैरह, इसके बाद स्टार्ट होता है न्यू टॉपिक जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो जीरो का मतलब क्या होता है कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कब हो। मतलब अगर मैं बताऊं सिंपल सी लैंग्वेज, जैसे मैंने कहा एक पॉलिनोमियल, लेट अस कंसीडर अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू x+3। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि किस वैल्यू, मतलब x की किस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब कि x की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करूं कि जो px है, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो क्या है, जीरो आए। तो x की ऐसी क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं जिसकी जगह वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। इसे ही कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जो x की वैल्यू होगी, हमने माना इसकी वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने माना x की जगह हमने k सब्सटीट्यूट किया और वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अगर x की वैल्यू k पे जीरो आ गई तो जो k होगा, ये जो हमारा k बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये हो जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। तो हम कह सकते हैं ये इसका क्या है, जीरो हो जाएगा पॉलिनोमियल का। तो जीरो क्या होता है हम समझ चुके हैं। जीरो मतलब जहां पे x की किस वैल्यू पे वैल्यू जीरो हो जाए पॉलिनोमियल की, उसी कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसा कुछ क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है 2x+3, हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है ये वाला p ऑफ x इक्वल्स टू 2x+3। तो हमें क्या चाहिए था, px की वैल्यू, देखो अभी मैंने करके बताया, px की वैल्यू क्या चाहिए थी हमें, जीरो। हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जहां px की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तो हमारे पास px है क्या, px हमारे पास लिखा हुआ है 2x+3 और हमें चाहिए क्या, 2x+3 की वैल्यू जीरो। तो 2x+3 की वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से मुझे पता चलेगा जो भी x की वैल्यू आएगी, यहाँ से इसे इक्वेशन को, ये जो हमारी इक्वेशन बनी है ये वाली, इसे सॉल्व करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी x की, वही हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल ऑफ दी पॉलिनोमियल, सॉरी, वो हो जाएगा हमारा जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो मैं इसे सब, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा
2x इक्वल्स टू -3, 3 उधर चला जाएगा। हमें वैल्यू x की चाहिए ना कि 2x की, तो x की वैल्यू के लिए हो जाएगा x इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू क्या आई -3/2। और x की वैल्यू अगर मैं, तो जो हमारी ये वैल्यू निकल के आई, देखो जो हमारे पास वैल्यू आई, इस वैल्यू को अगर x की ये वाली वैल्यू में इसमें सब्सटीट्यूट करूँगा तो इस पे वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो जो -3/2 ये जो बन के आई, इसे कहते हैं जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो जो अगर मैं कहूँ कि px के जीरो क्या हो जाएंगे, तो px के जो जीरोज होंगे, तो देखो ये बात याद रखना, लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो एक होता है, ओनली यूनिक जीरो होता है लीनियर पॉलिनोमियल में। तो इसका जो जीरो होगा, जीरो ऑफ px, वो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -3/2। ये हो जाएगा हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। ऐसे ही हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल है। दूसरा पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, x² -3x -4। मैं लिख लेता हूँ x² -3x और -4। अब इस जीरो, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसके जीरो क्या होंगे, देखो लीनियर इक्वेशन में हम इजीली किसी भी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, कैसे, इक्वल टू जीरो रख के। लेकिन हर बार जैसे अब मैं लिखूं ये इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन ये है -4। अब इस इक्वेशन को जीरो मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, लेकिन इसे सोल्व करने का हमारे पास अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें x² सिंपल एक वेरिएबल होता तब तो कर लेते, लेकिन यहाँ क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि x² -3x इक्वल्स टू 4, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। या सॉरी, इससे ज़्यादा किया तो ये कर सकते हैं, x कॉमन लेके x -3 और इक्वल्स टू 4। लेकिन यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा, हम इसे और ज़्यादा सोल्व नहीं कर सकते, इसे डिवाइड में ले आ सकते, क्योंकि दोनों जो x हैं वो अलग अलग हैं, वो एक साथ सोल्व नहीं किए जा सकते। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो हमें इस तरह ना सोल्व करके, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उसका जीरो फाइंड करने के लिए हम करते हैं वैल्यू सब्सटीट्यूट। मैंने माना ये जो पॉलिनोमियल है, इसे मैंने मान लिया p ऑफ x, तो हो जाएगा x² -3x -4। अब मुझे क्या बनाना है, जीरो, तो हम करते हैं वैल्यू सब्सटीट्यूशन। तो हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू। क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, पहले सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू, देखो जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो पहले करते हैं जीरो, मतलब अपने जो हमें इजी पड़ता है। देखो पहले हम जीरो करके देख लेते हैं, 1 करके देख लेते हैं, -1 +2 -2, इस तरह से। तो x की वैल्यू करेंगे पहले जीरो। तो जब हम जीरो वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमने वैल्यू फाइंड करनी सीख चुके हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट अ पॉइंट क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर मैं कहूँ इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 क्या होगी, तो जहाँ पे भी x है वहाँ आ जाएगा 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 0² -3 इंटू 0 और -4। तो 0² 0 -0 और -4, ये आ जाएगा 4। तो हमने देखा x की वैल्यू 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, -4 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 पे क्या है, इसकी वैल्यू 0 नहीं है। क्या है, ये नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये इसका 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 0 इज नॉट अ जीरो ऑफ px, ठीक है। तो 0 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का, इसका 0 नहीं होगा। अब हम क्या चेक करेंगे, हम करेंगे अगेन नहीं, हम करेंगे नाउ x इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। तो 1 पे जब हम चेक करेंगे तो p, अब देखो x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 1, x की वैल्यू क्या लिखनी है, 1। तो जहां पे भी इसमें x है वहां 1, तो जाएगा p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1² -3 इंटू 1 -4, ये हो जाएगा। इसके बाद इसे सोल्व करेंगे तो 1 -3 -4 और इसकी वैल्यू आ जाएगी -6। तो ये वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं है ना, हमें फाइंड करना है 0, जहां पे वैल्यू 0 है, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ, 1 इज नॉट
जीरो ऑफ पी एक्स, तो 1 भी क्या हो जाएगा इसका, जीरो नहीं होगा। अभी तक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, जब जितना हमने पढ़ लिया। हम नेक्स्ट चैप्टर जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तब फॉर्मूले आएंगे, अभी नहीं है। इसके बाद चेक करेंगे नाउ x इक्वल्स टू -1, ठीक, x की वैल्यू -1 पे, तो क्या हो जाएगा p ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 होल स्क्वायर -3 इंटू -1 और -4। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1, मतलब देखो निगेटिव नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव 1, और माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 3 और -4, आंसर हो जाएगा 4 - 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें 0 मिल गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो -1 है वो क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का 0। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही मैंने -1 रखी मेरा आंसर क्या आया 0, और हमें चाहिए क्या था 0। तो मैं कह सकता हूँ -1 इज अ 0 ऑफ px। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि -1 क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा, बाकी 0 1 और माइनस। अब देखो बात वही है, मैंने बताया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने 0 होते हैं 2, क्यूबिक के 3 और लीनियर इक्वेशन का 1। अभी हम पढ़ेंगे कैसे कैसे कितने 0 बन सकते हैं, सेम हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा वो पढ़ा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पॉइंट पे 0 है। तो x की किस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बनती है उसे ही हम कहते हैं 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा ये, इसकी वैल्यू 0 कहाँ बनी, जब x की वैल्यू -3/2 थी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें डायरेक्ट चेक करना पड़ता है कि 0 पे 1 पे -1 पे, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं कि ज्योमेट्रिकल। देखो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल हम समझ चुके हैं कैसे होता है, मतलब वैल्यू 0 कहाँ पे, हम सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं डायरेक्ट। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाएं हम कि हमें इसका एक ही 0 है। मैथमेटिकली तो हम समझ गए, बट ज्योमेट्रिकली कैसे समझते हैं कि इसका 0 कितने हैं, ये सब पढ़ेंगे हम इसमें। देखो हमें पता है लीनियर पॉलिनोमियल, पहले पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के 0 कितने होते हैं 1 0। हम लिख सकते हैं ओनली 1 0 या यूनिक 0 भी कह सकते हैं। तो 0 क्या होता है, देखो 0 क्या होता है, अगर मैं कहूँ ये x का कोफिशिएंट a और इसे मान लूँ b, x का कोफिशिएंट a और जो कांस्टेंट है उसे लिख लूँ b, तो ये लीनियर इक्वेशन के लिए ओनली, किसके लिए, ओनली लीनियर इक्वेशन। तो सिर्फ लीनियर इक्वेशन के लिए अगर y की वैल्यू देखूंगा तो वो आएगी हमेशा -b, सॉरी। तो इसमें अगर मैं 0 फाइंड करूंगा, 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, अगर लीनियर पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करता हूं, और वो फॉर्म कैसी होती है लीनियर पॉलिनोमियल की, px इक्वल्स टू ax प्लस b। तो इस कंडीशन में जो 0 होता है वो होता है x टू दी, वो होता है हमारे पास x इक्वल्स टू -b/a। ये होता है 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज। किस तरह की फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, ax प्लस b की फॉर्म होनी चाहिए, उसमें -b/a क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जहां पे मैं लिख देता हूं इसमें, जैसे b क्या है हमारे पास, तो b जो है वो है हमारे पास, जो b है वो है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होती है वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो a है वो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल।
देखो वेरिएबल मैंने x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जरूरी नहीं है हर पॉलिनोमियल x का ही हो, y का भी हो सकता है, z का भी, a का, b का, किसी का भी। तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, और बीच में लिख सकता हूँ चलो x इस तरह, ठीक है। तो जो भी वेरिएबल गिवन है उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, a, वो नीचे आ जाएगा और b ऊपर रहेगा और नेगेटिव का साइन। ये होता है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक के लिए नहीं है, लीनियर के लिए है। ये ज्योमेट्रिकली कैसे प्रेजेंट करें, ज्योमेट्रिकली जीरो होता क्या है, देखो अभी समझते हैं। अभी अगर मैं बताऊं तो मैंने जैसे पॉलिनोमियल लिखा, मैंने पॉलिनोमियल कोई भी लिखा, मैंने मान लिया p ऑफ x इक्वल्स टू 4x प्लस 3, तो इसका पॉलिनोमियल का जीरो क्या आएगा, अभी पीछे पढ़ लिया। तो इसकी x की वैल्यू कहाँ आएगी, तो -3 डिवाइड बाई 4। तो देखो इससे मुझे, अगर मैं तुम्हें रिलेट करूं, अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी है 9th क्लास में थोड़ी सी, तो हम उससे ये पहचान कर सकते हैं कि जब x की वैल्यू -3/4 है तब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। जब x की वैल्यू क्या है, -3/4, या मैं इसे ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकता हूँ, p ऑफ -3/4 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा x इक्वल्स टू -3/4। अब देखो एक चीज हम रिलेट करते हैं कि जब x की वैल्यू -3/4 है तो y की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 0। अब मैं इस पॉलिनोमियल को जो हमारा पॉलिनोमियल लिखा है ये वाला, इसे p ऑफ -3/4 ये सब ना लिख के इसकी जगह क्या लिख दूं, मैं कह दूं कि इस पॉलिनोमियल की यहाँ पे कुछ भी हो, हम y कहेंगे हमेशा। क्या कहेंगे, y। तो यही तो है कि y की वैल्यू क्या आएगी, 0। और कब आएगी, जब x की वैल्यू क्या हो, -3/4 हो। जब x की वैल्यू -3/4 होगी, y की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें पता है कि अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -3/4, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेट है -3/4, 0, ये कौन से एक्सिस पे मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें x एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 0 होती है कब, जब x एक्सिस पे होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें यहाँ से पता चला x एक्सिस, ये पॉइंट कहाँ मिलेगा हमें, x एक्सिस पे, पॉइंट ऑन x एक्सिस। में लिख देता हूँ, पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है हमें कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा हमें x एक्सिस पे। अब x एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा, तो अगर मैं ये कहूँ कि 0 क्या होता है, 0 होता है जहाँ पर भी किसी भी लीनियर इक्वेशन की वैल्यू, देखो 0 क्या होता है, मैं दोबारा से बताता हूँ। 0 का मतलब है अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसकी एक लाइन होती है, तो वो लाइन x एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी वही 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। अब लाइन हो सकती है, कर्व भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार लीनियर इक्वेशन हो, या लीनियर पॉलिनोमियल हो, जरूरी नहीं है ना। अभी हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गई थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जरूरी थोड़ी है कि लाइन हो, उसमें बनता है हमारा पैराबोला। तो वही अगर मैं कहूँ, देखो तो इसके लिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे कोई एक अगर हम क्वेश्चन ले लें, कैसे, देखो अभी मैं ग्राफ ऐड कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ये हमने कर लिया ग्राफ ऐड, एक ग्राफ ले लिया। इसके बाद देखो हमने लिखी एक इक्वेशन y इक्वल्स टू, देखो y लिखूं या p ऑफ x, मैंने बताया ना अभी p ऑफ पॉलिनोमियल को हम y मान लिया, p ऑफ x ना लिख के एक ही लिख लिया हम y। तो y की वैल्यू लिखी मैंने 9x प्लस 18, ठीक है, ये लिख लिया हमने y ऑफ x, ये y लिख लिया। तो अगर मैं x की वैल्यू यानी 0, तो 0 क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, वो हो जाएगा x इक्वल्स टू -18 डिवाइड बाई 9। पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2, और x की वैल्यू -2 होगी कहाँ पे, जब x की वैल्यू -2 होगी तो इस पॉलिनोमियल मतलब y, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक 0। क्यों, क्योंकि 0 का मतलब ही ये है वहाँ कि x की किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 हो जाए। तो मैं कहूँ कि x की वैल्यू -2 लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो मुझे क्या मिला है, कोऑर्डिनेट क्या मिला, 0, -2। तो देखो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास कौन सा, 0, -2। लेकिन एक बात और सोचो, हमें जब हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th क्लास में, तो हमें एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो हम क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे।
तो ये तो हमें मिला है सिर्फ एक पॉइंट। हम करेंगे अब 9th की ज्योमेट्री की तरह, इसे थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो 9th की ज्योमेट्री की तरह अगर मैं बताऊं तो क्या करते थे, हम एक टेबल बनाते थे इस तरह से। तो इस तरह से टेबल बनाएंगे एक, तो टेबल बनाते थे, ये याद होगा आपको, इसमें भी शायद अपने चैप्टर में भी है हम ये, ठीक है। इसमें हम टेबल बनाई, जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो कोई भी स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वही सिखा रहा हूँ। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने कहा मेरे पास इक्वेशन है, इसे मिटा देते हैं, हमारे पास इक्वेशन है ये। तो जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम रखते हैं x की वैल्यू 0, यहाँ लिख लिया x और यहाँ लिख लिया y। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी वही चेक करना है। तो x की वैल्यू जैसे ही मैं 0 करूँगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 0 + 18, ठीक है। 18 हम 18 ना लेके यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं, थोड़ी वैल्यू छोटी हो जाए इसके लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे 9 ही लिख लेते हैं, ठीक है 9। ओके, अब क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 9, 9 0 0 0 + 9 9। तो y की वैल्यू क्या आई 9, कब, जब x की वैल्यू क्या थी 0, तो y की वैल्यू 9। अब क्या करेंगे, हम y की वैल्यू को 0 लिख लेंगे एक बार। तो y की वैल्यू 0 रख के इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, तो y = अगर 0 लिख दूंगा तो क्या आएगी वैल्यू 9x + 9। तो x की वैल्यू हो जाएगी -9 / 9 और मतलब हो जाएगा -1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी -1। तो कोऑर्डिनेट कितने मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए, क्या 0, 9 एंड -1, 0। अब हमें क्या करनी है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, तो उसके लिए हमें चाहिए ये दोनों पॉइंट। तो 0, 9 कहाँ होगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 9 यहाँ कहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरी लाइन न बना के सिर्फ डॉट बना लेते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद -1, 0, तो -1, 0 देखो y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे होगा, तो x एक्सिस पे कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। अब क्या कर देना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे सॉरी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे एक लाइन से। ठीक है, ये हमारी लाइन हो क्या हो गई ज्वाइन। तो ये जो लाइन बनी है, किसी की इक्वेशन की लाइन बनी है, ये बनी है y = 9x + 9, ठीक है। अब हमें बताना है कि 0 क्या है। तो देखो 0 क्या होता है, 0 वो होता है जहां पे ये लाइन या कोई भी कर्व, कोई भी डायग्राम, मतलब कोई कर्व कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन या कर्व, जहां पे हमारे x एक्सिस, ये क्या होता है x एक्सिस, जहां पे भी x एक्सिस को कट करेगी वही क्या हो जाएगा हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल ग्राफ जहां जहां पे x को कट करेगा वही होता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो बन के आया पॉइंट, ये वाला, ये पॉइंट क्या है हमारे पास, इस पॉइंट का नाम है -1, 0। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू है -1, तो यही हो जाएगा हमारा 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो कितने 0 हैं, तो लीनियर इक्वेशन से हमें ये पता चला कि लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट करती है। तो इसका मतलब है 0 कितना होगा, 1। हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का 0 कितना होता है, हमेशा 1 होता है, यूनिक 0 होता है। तो वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे लाइन x एक्सिस को कट करती है, y एक्सिस को नहीं, x एक्सिस को कट करती है, वो होता है हमारा, क्या होता है वो, वही होता है हमारा 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह अगर मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, देखो क्वेश्चन क्या है, y = 4x + 8, ठीक है, ये लिख दिया हमने 4x + 8। अब क्या करना है हमें, सेम वही, अगर मैं कहूँ कि हमें दोबारा से क्या करना है, इसमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट। ये ज्योमेट्रिकली दिखा रहा हूँ कि 0 क्या है, मैंने सॉल्व नहीं किया 0 के लिए। हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, यहाँ x यहाँ y। तो x की वैल्यू 0 नहीं, चलो हमने कहा कि y की वैल्यू ले लो 0, y की वैल्यू 0 भी मत लो, क्योंकि y 0 तो वही हो गया कि आप 0 की तरह कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि y की वैल्यू 0 नहीं, हम कहेंगे कि y की वैल्यू क्या ले ले, हम 4 ले लो,
ठीक है, 0 नहीं ले रहे, 4 ले लो। तो y की वैल्यू जब मैं 4 लूँगा तो आंसर क्या आएगा, 4 इक्वल्स टू 4x प्लस 8। तो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा 4 माइनस 8 और ये हो जाएगा 4x। यहाँ आ जाएगा -4 इक्वल्स टू 4x और 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू आएगी x की, क्या आएगी, वो आएगी -1। तो x की वैल्यू, जब y की वैल्यू 4 ली तो x की वैल्यू -1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दूसरी कोई पॉइंट ले लो, क्या ले लूँ, x की जगह x की वैल्यू ले लेता हूँ 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो 4 इंटू 1 प्लस 8 और वैल्यू हो जाएगी 12। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 12। कब, जब x की वैल्यू होगी 1। अब हमें करना है ग्राफ ड्रॉ, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, अब हम करेंगे ग्राफ ड्रॉ। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट मिल गए, कौन कौन से, -1,4 और एक पॉइंट मिला 1,12। ठीक है, हमें 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ कर लो। पहला क्या आएगा, -1,4, तो -1 x में यहाँ पे होगा इस लाइन में, और 4y के लिए ये मिल जाएगा हमें पॉइंट। ठीक है, इसके बाद 1,12, तो x की वैल्यू 1 यहाँ होगी और y की वैल्यू 12 यहाँ कहीं होगी। ठीक है, ओके। अब क्या करूँगा मैं, अब करेंगे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ, तो लाइन ड्रॉ करेंगे, तो लाइन कैसी आएगी बन के, देखो यहाँ से एक लाइन बनेगी हमारी और यहाँ से करेंगी जो दोनों पॉइंट्स को कट करके जाए। हमारे पॉइंट थोड़े इधर उधर हो रहे हैं, उससे कोई परेशानी नहीं। ठीक है, यहाँ से कट करके जाएगा। अब देखो, अब मैंने जीरो तो फाइंड नहीं किया, मैंने इस क्वेश्चन में जीरो तो फाइंड नहीं किया, अपना जीरो क्या होगा। तो मैंने बताया था जीरो क्या होता है, जहाँ पे लाइन क्या करे, एक्स एक्सिस को कट करे, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा क्या, x इक्वल्स टू -2, ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ दी पोलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो ऑफ y, या फिर y कह दो या पोलिनोमियल। ठीक है, तो y का जीरो यानी px का जीरो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2, मतलब जहां पे लाइन x एक्सिस को कट करके जाती है वो पॉइंट क्या हो जाता है हमारा, वही x की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो ऑफ दी पोलिनोमियल हो जाती है। ये हमने ज्योमेट्रिकली देख लिया है। तो ज्योमेट्रिकली पोलिनोमियल की वैल्यू कितने, मतलब कितने जीरो होते हैं, वो सब हम ग्राफिकली देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ चुकी है, लीनियर इक्वेशन ग्राफ, लीनियर इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन सब पढ़ लिया। लीनियर इक्वेशन का जीरो कैसे ग्राफिकली भी देख लिया, मैथमेटिकली भी देख लिया। अब हम चलते हैं अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं जिनकी डिग्री क्या हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री 2। कल बताया था डिग्री कितनी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, 2। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बाद अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया, लेकिन हम क्या करेंगे, जीरो। तो देखो जीरो मैथमेटिकली तो मैंने बता दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जीरो रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, तो वो तो हमारा लक है कि जीरो पे मिल जाए, 1 पे मिल जाए, -1 पे, या कहाँ जाके मिले पता नहीं। लेकिन ग्राफिकली अगर हम उसका ग्राफ बना सकते हैं तब कैसे करेंगे, तो देखो पहले पढ़ लेते हैं। फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है इन जनरल, ax² + bx + c वेयर a इज नॉन जीरो। नॉन जीरो से क्या मतलब, तो नॉन जीरो से हमारा मतलब है, देखो अगर a को मैंने जीरो कर दिया, मान लो ये हो गया जीरो, तो ये वाली पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी, और ये पूरी टर्म जीरो का मतलब है फिर तो ये टर्म हट जाएगी, सिर्फ bx + c बचेगा। तो bx + c क्या होता है, लीनियर, तो ये लीनियर इक्वेशन बचेगी ना कि क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए a क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ax + b + c यहाँ पे क्या हो जाएगा, a नॉन जीरो। द ग्राफ, अब हम पढ़ेंगे इसका भी ग्राफ, देखो द ग्राफ ऑफ करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो देखो हमने इसे क्या करा था, पॉलिनोमियल माना है, तो हम इक्वेशन बनाने के लिए क्या रहेंगे, y को लिख लिया, y = ax² + bx + c हैज वन ऑफ टू शेप। उसके पास क्या शेप होंगे, दो। कैसे शेप होंगे, आइदर ओपन अपवर्ड, मतलब या तो इस तरह का शेप होगा, या और ओपन डाउनवर्ड, इस तरह का शेप होगा, इसी तरह का शेप होगा, इन दोनों में से ही एक शेप होगा। ठीक है, और इन क्या वो डिपेंड करता है इस पे, किस पे, देखो
या तो ए की वैल्यू पॉजिटिव है या ए की वैल्यू निगेटिव है, डिपेंड इस पर करता है कि ए की वैल्यू क्या है। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि ए की वैल्यू निगेटिव होगी तो कैसे बनता है, पॉजिटिव होती है तो क्यों ऐसा हो जाता है। ठीक है, वो सब हम देख लेंगे। इसे बोलते हैं, और जो ये सिंबल ये हमने बनाया ना, ये देखो, ये इसे बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला, ठीक है, तो सिंगल क्या, इसे वो क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो ये लिखा भी है, दीज कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोलाज। ठीक है, दो है तो पैराबोलाज, एक है तो पैराबोला। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, देखो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा होता है ग्राफ, पैराबोला, पैराबोलिक ग्राफ होता है। कैसे, चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमारे पास ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, शायद यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं, इसके जीरो मिल गया था हमें एक। दूसरा क्या होगा, तो इसमें हम क्या बनाएंगे, टेबल। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टेबल बनती है ज़्यादा, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि एक पॉइंट से नहीं बता सकते। स्ट्रेट लाइन को 2 पॉइंट से बता सकते हैं, लेकिन पैराबोला को तो नहीं बता सकते ना, तो हमें देखना पड़ेगा हाईएस्ट पॉइंट क्या है, लोएस्ट पॉइंट क्या है। जैसे मैंने बनाया ये पैराबोला, अब मेरे पास 2 पॉइंट हैं, एक ये और एक ये। इन 2 पॉइंट से मैं पैराबोला तो नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि एक पैराबोला मैंने बना दिया इस तरह, चलो ये पॉइंट से, एक और बनाया वो इस तरह बना, नीचे को आके यहाँ को, एक और बनाया ये, तो कौन सा सही होगा। तो इसीलिए हम पैराबोला को इस तरह नहीं बना सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमें लीस्ट वैल्यू पता होनी चाहिए नीचे की, या मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा x और यह आ जाएगा y। तो देखो y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 कब होती है, वो सब मैंने तुम्हें सिखा चुका हूँ। आप चाहो तो दोबारा फाइंड कर लेना, मैं खुद से इस जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसे मैं दोबारा नहीं बताने वाला कि वैल्यू कैसे होगी। अगर आपको फिर भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक एक करके नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। 1 मिनट रुकिए, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे x की वैल्यू। तो देखो सबसे पहले क्या हम देखेंगे x की, देखो इसमें कुछ हम पार्ट बना लेते हैं, 1 2 3 और बना लो 6। ठीक है, हम क्या कहेंगे, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करो। ठीक है, जब 0 लिखेंगे तो वैल्यू आएगी, ये 0 टर्म, ये 0 टर्म आएगी -4। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि जब y की वैल्यू 0 होगी, वो भी देख लो, नहीं तो जब x की वैल्यू 1 होगी। तो x की वैल्यू जब 1 होगी तो हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस, हम देख सकते हैं, पीछे चलते हैं, हमने चेक किया था अभी। ये क्या था, x की वैल्यू 1 पा रही थी -6 और -1 पा रही थी 0। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसमें 1 पा रही थी -6 और -1 पा रही थी वैल्यू 0। ठीक है, अब 2 पे भी देख लो, चलो एक बार 2 पे जब देखेंगे कितना आएगा, 2 × 2 4, -6 -4 कैंसिल, वैल्यू आएगी -6। -6 1 -3 -4 -7। ठीक है, अब -2 पे देखते हैं, तो -2 पे कितनी हो जाएगी, 4 + 6 -4, तो कैंसिल हो जाएगा 6। ठीक है, चलो मिल गए, इतने पॉइंट काफ़ी हैं हमारे लिए, इस वाले को मिटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, एक पैराबोला बनाना है। देखो अगर मैं कहूँ तो पैराबोला क्या, 0 से इंक्रीज होना, इधर को निगेटिव में इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ और इधर को पॉजिटिव में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाएंगे देखते हैं, 1 मिनट। तो जितने पॉइंट है पहले इस पॉइंट को क्या कर देते हैं, ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट कैसे करेंगे, देखो x पहला पॉइंट क्या मिलेगा, -2,6, एक क्या मिलेगा, -1,0, एक मिलेगा 0,-4, एक मिलेगा 1,-6, एक मिलेगा 2,-6। कैसे करते हैं, देखो पहला पॉइंट क्या है, देखो हमारे पास -2,6, तो -2 ये है और 6 ऊपर है, तो पॉइंट मिला ये। दूसरा -1,0, तो देखो y 0 है तो x एक्सिस पे होगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तीसरा 0,-4, तो ये y एक्सिस पे होगा, -4।
पैराबोला टाइप ही आ रहा है, देखो इधर को आ रहेगा। फिर 1 -6, तो 1 पे वैल्यू क्या है -6, तो 1 पे वैल्यू क्या है -6। उसके बाद 2 पे वैल्यू क्या है -6। ठीक है, अब हमें देखना है कि वैल्यू, देखो 2 पे वैल्यू सेम है, इसका मतलब यहीं से होकर जाएगा नीचे को। ठीक है, एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन ये पता चल जाएगा कि कितने जीरो होंगे। हमारा जो मोटिव है वो है जीरो कितने हैं वो फाइंड करना। तो अगर मैं इसमें शेप बनाऊं, चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे शेप बनाऊं, देखो यार सब मिट गया। ठीक है, पॉइंट आ गए, ठीक ठीक ठीक। हम बनाएंगे शेप अपना पैराबोलिक। छोड़ो, चलो ऐसे नहीं, डायरेक्ट हमें इसी से बना लेते हैं। इसमें हमारा शेप नहीं है, चलो कोई नहीं। तो हमारा शेप कुछ ऐसा आएगा, देखो इस तरह का शेप इसमें बन नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट पेन से ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारा शेप आएगा ना वो इस तरह का आएगा। अब देखो जहाँ पे वे वैल्यू है वहीं पे वैल्यू होकर जाएगी, देखो -1, 0, तो इधर कोई वैल्यू यहाँ पे सेम ही होगी, इस तरह कोई होगा हमारे पास, ये हमारा पैराबोला हो जाएगा। तो इससे देखो हमें ये नहीं पता कि इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो पता चल गया कि इसकी जो वैल्यू कट करके जाएगी वो इधर कहीं है और एक वैल्यू यहाँ कहीं है। तो इससे हमें ये पता चला है कि इसके कितने जीरो होंगे, दो कौन कौन से जीरो होंगे, एक तो जीरो होगा ये वाला, और ये जीरो कौन सा होगा हमारा, अभी हमने देखा था ये हो जाएगा -1। हमारे पॉइंट्स इधर उधर हो चुके हैं, 1 मिनट रुको, मैं इसे कंप्लीटली दोबारा से बनाते हैं। पॉइंट्स हमारे अलग हो गए, इसलिए वैल्यू अलग आ रही है। पॉइंट्स क्या है हमारा -2,6, -2,6, वो पॉइंट थोड़े अलग हो गए थे। -1,0, 0, 0,-4, 1,-6, 1,-6 और 2,-6, ये पॉइंट बनेंगे। ठीक है, अब पैराबोला बनाते हैं हम। तो पैराबोला क्या बनेगा, यहाँ से आएगा इस तरह से, इस तरह जाएगा। तो देखो अभी हम देखो ग्राफ हमारा एग्जैक्ट नहीं है तो हम नहीं बता सकते कौन कौन से होंगे, लेकिन इतना हमें पता चल गया कि एक तो होगा यहाँ पे, एक कहाँ पे होगा देखो, तो एक तो हो जाएगा यहाँ पे और एक हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं बताऊं, अगर मैं कहूँ ग्राफिकली ये बताओ कि कितने जीरो हैं, तो मैंने बताया जीरो क्या होते हैं, जीरो वो होते हैं जो एक्स एक्सिस को कट करता है, जहाँ पे ग्राफ जितनी जगह ग्राफ कट करेगा इतने ही क्या हो जाएंगे एक्स के जीरो। तो इस पॉलिनोमियल जो हमारा गिवन था उसके ग्राफ को देख के बताओ कि कितने पॉलिनोमियल इसके जीरो कितने होंगे। तो हम इजीली बता सकते हैं इसके कितने जीरो हैं, दो। कौन कौन से जीरो हैं वो हम बताएंगे आगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे तब आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जीरो कैसे फाइंड करते हैं, क्यूबिक के कैसे फाइंड करते हैं, वो सब हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इतना बता सकते हैं कि कितने जीरोज हैं किसी भी ग्राफ। मैंने कोई ग्राफ बना दिया मान लो इस तरह, इसके कितने जीरो हो जाएंगे, तो जहां जहां एक्स को कट करेगा 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो हो जाएंगे। जितनी जगह ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा इतने ही क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएंगे 2 जीरोज। तो इससे हमें पता चला कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके कितने जीरो होते हैं, दो। चाहे पैराबोला कैसा भी हो उसके कितने इक्वेशन कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को। ये हमने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, अब हम बुक की तरफ चलते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 केस बनते हैं, पहले मैं समझा देता हूँ कि केस कौन कौन से बनते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 केस बनते हैं, 3 केसेस अराइजेस। 3 केस कौन कौन से होते हैं, देखो 3 केस क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरो यार, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, देखो तो 3 केस बनते हैं, कितने, 3 केस बने। कौन कौन से केस बनेंगे, तो केस क्या बनेंगे देख लेते हैं।
पहला केस बनता है कि जीरो क्या हो, डिस्टिंक्ट जीरो, डिस्टिंक्ट नहीं हम लिख लेते टू डिस्टिंक्ट जीरो। यहां पे पहला केस बनेगा टू डिस्टिंक्ट जीरो, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट जीरो, ठीक है, दो अलग अलग जीरो। या सेकंड केस बनता है टू जीरो, तो टू ही होंगे, टू सेम जीरो या इक्वल, यहां पे हम सेम नहीं कहेंगे इक्वल कहेंगे, टू इक्वल जीरोज, जीरोज, ठीक। थ्री, थ्री में हो जाता है इमेजिनरी जीरोज, कितने, इमेजिनरी जीरोज, ठीक है। तो ये तीन केस बनते हैं जीरोज में, कैसे, टू डिस्टिंक्ट बन जाए या तो जीरो, या इक्वल हो जाए जीरो, या हमारे इमेजिनरी जीरो हो जाए, ठीक है। तो तीन केस बनते हैं, या तो ये। अब इनके ग्राफ कैसे देखते हैं वो और देख लेते हैं, ग्राफ कैसे होते हैं। तो ग्राफ हम देखते हैं, देखो पहला केस आता है हमारा क्या, टू जीरो, क्या हो टू जीरो, जब डिफरेंट जीरो हो टू, कैसे, टू डिफरेंट जीरोज। टू डिफरेंट जीरो कब होते हैं, जब पैराबोला हमारे एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करे, दो जगह, कैसे, इस तरह से। देखो यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया, ठीक। अब देखो मैंने बताया था कि वैल्यू क्या है, देखो अभी हमने देखा कि हमने दो पैराबोला बनना है, एक में इस तरह बनना है ऊपर से नीचे को, एक में नीचे से ऊपर को बनना है। ये मैंने बताया था कि जब ए की वैल्यू, ये किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ ए, ये ए पे डिपेंड करता है, ये वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ए पे वैल्यू डिपेंड करती है, कैसे, देखो अगर ए क्या है, ए पॉजिटिव होगा, क्या होगा, ए पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव होगा तो इस तरह बनेगा, और ए निगेटिव होता है तो इस तरह बनता है, ठीक है। जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा, आपने पिछले क्वेश्चन में हमारा क्या था, ए पॉजिटिव था, वन था, यहाँ पे कैसा बना, नीचे को। इसी तरह हम बता सकते हैं निगेटिव होगा तो ऊपर से नीचे को आएगा, ठीक है। अब देखो कोई भी हमारे पास ये ग्राफ जो हैं, इन ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कि कितने जीरो हैं। तो इसमें देखो कितने जीरो, जहां जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा वही जीरो, तो एक और एक दो, ऐसे ही एक और एक दो, और ये दोनों अलग अलग होंगे, क्या होंगे, ये दोनों जीरो अलग अलग। जैसे मान लो एक्स की वैल्यू यहाँ पे समथिंग 1 है, यहाँ मान लो 6 है, तो अलग हो जाएंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती एक्सिस पे। एक एक्स, कोई भी एक्सिस हो, एक एक्सिस पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वैल्यू सेम नहीं हो सकती। यहाँ 1 है तो यहाँ कुछ ज़्यादा होगी, 1 से ग्रेटर देन 1 होगी, चलो ये लिख देता हूँ मैं, क्या हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू, ये हो जाएगी ग्रेटर देन, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी ग्रेटर देन 1, ठीक, ग्रेटर देन 1। ऐसे ही ये है, देखो अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू मैंने मान ली -a, तो यहाँ पे a, तो दोनों अलग अलग हो गए फिर भी, ठीक है। तो इसी तरह एक एक्सिस पे दो पॉइंट डिस्टिंक्ट है तो उनकी वैल्यू भी डिस्टिंक्ट होती है, और दो जगह अगर कट कर रहा है कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को, तो उसके जीरो कितने हो जाएंगे, दो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इसमें सेकंड केस, ये तो फर्स्ट केस हो गया डिस्टिंक्ट जीरो का। अब बात आती है सेकंड केस की। तो सेकंड केस में था इक्वल जीरोज, इसे क्या कहते हैं, इक्वल, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर होते हैं दोनों जीरो। कैसे, देखो ये लाइन है, अब यहीं पे इसने पहली बार कट किया और यहीं पे दूसरी बार कट कर दिया, तो इस तरह के पॉइंट जब केस बनता है तो उसे कहते हैं हम टू इक्वल जीरोज। कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा, देखो जीरो एक ही है, जीरो दो ही होते हैं लेकिन दोनों इक्वल है तो हम उसे एक ही काउंट करते हैं। अगर मैं कहूंगा इस टाइम पे इस वाली इक्वेशन में कितने जीरो हैं, तो जीरो एक ही होगा, क्यों, क्योंकि अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पे जीरो कितने होंगे, एक ही जीरो होगा, दो जीरो नहीं माने जाएंगे, लेकिन वो इक्वल होते हैं दोनों, इसलिए उसे क्या कह देते हैं हम, एक जीरो। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें दोनों जीरो इक्वल होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, उनका जीरो कितने होंगे, एक ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो कितने हो जाएंगे, 1। ऐसे इसमें भी क्या हो जाएगा, 1, दो जीरो बन जाएंगे हमारे पास। थर्ड बात, तीसरा, अब बात आती है इमेजिनरी। देखो इमेजिनरी में क्या है, हमें पता है कि एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम इमेजिन करें इसे एक्सिस को ही ऊपर ले जाएं इस तरह से, इमेजिनरी हम इमेजिन कर सकते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, here the graph either completely above or completely below, so it does not cut x axis at any point. x axis को कट ही ना करे, ऐसा ही हो सकता है बहुत सारे कि जैसे मैंने कहा x स्क्वायर -4 + 4 = 0।
अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इमेजिनरी आएगी। इमेजिनरी क्यों आएगी, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर -4 होता है, जिसका स्क्वायर क्या हो -4, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, इसलिए हम क्या कह देते हैं, इसे इमेजिन कर लेते हैं कि बस ऐसा कोई नंबर होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, -4। तो जब इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो वहां पे क्या होता है, इस तरह के ग्राफ बनते हैं जहां पे हमारी वैल्यू इमेजिनरी आती है। तो यहाँ पे क्या होती है, हम क्या कहते हैं, ये क्या होती है, वैल्यू इमेजिनरी होती है, इसलिए हम क्या कह देते हैं, इसके रूट्स क्या है, इमेजिनरी है या नो रूट्स। हम ये भी कहते हैं नो रियल रूट्स। इमेजिनरी की जगह हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं और करके नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, ठीक है। ये भी हम लिख सकते हैं कि नो रियल रूट, कोई भी इसका रियल रूट नहीं होगा, तो कैसे रूट होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। बाकी इमेजिनरी रूट्स कैसे होते हैं ये सब हम कल पढ़ेंगे, कल नहीं, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि इमेजिनरी रूट कब होते हैं और रियल रूट कब होते हैं, डिस्टिंक्ट कब होते हैं, इक्वल रूट कब होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जो पढ़ाया है कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, अगर कोई भी ग्राफ दूं मैं आपको कि कोई भी ग्राफ है उसके कितने जीरो हैं, तो हमें देखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, जितनी जगह कट करेगा उतने ही जीरोस हो जाएंगे उस पॉलिनोमियल के, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी आपको अगर हमारी पिछली क्लासेस पढ़नी है, जो लास्ट 5 लेक्चर हो चुके हैं, वो लेक्चर पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट alcclasses.com पे पेड बैच परचेस कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे सब कंटेंट अवेलेबल होगा। कुछ क्लासें यूट्यूब पे ALC क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर अवेलेबल है। बाकी हमारे जो सेंटर है ALC क्लासेस, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से बैचेस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ऑफलाइन बैचेस परचेस करना है तो आप हमारे सेंटर नियर चांद मस्जिद पीपलसाना मुरादाबाद में आके विजिट कर सकते हैं और ऑफलाइन बैचेस को देख सकते हैं, या फिर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 979675318303। थैंक यू। मिलते हैं कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक्स के क्या होते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स के, आगे को पढ़ेंगे जीरो क्या होते हैं, जीरो फाइंड करना, ये सब हम और कल पढ़ेंगे डिटेल में। थैंक यू।